हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल करखी एजुकेशनल हब पर। उम्मीद है कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे और आप तक हमारी वीडियो पहुंच रही होगी, जिसके माध्यम से आप अपने तैयारी को बेस्ट बना रहे होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस पार्ट फिजिक्स। इसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया, जिसका न्यूमेरिकल रिफ्रैक्शन पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल होता है, यह न्यूमेरिकल अभी बाकी है। और उसके बाकी रहने का एक मकसद ये था कि ह्यूमन आई से जो न्यूमेरिकल बनते हैं वह इससे रिलेटेड होते हैं, इसलिए हमने इसको अभी छोड़ दिया है। तो हम जब ह्यूमन आई चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इन दोनों को लेकर के को रिलेट करके, दोनों को संबंध करके, कन्वर्ज करके दोनों को हम पूरा न्यूमेरिकल आपको एक सेशन देंगे न्यूमेरिकल का। वहाँ केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे जो रिफ्रैक्शन पे भी होंगे, जो ह्यूमन आई से भी रिलेटेड होंगे, जिसमें पावर ऑफ लेंस भी निकाली जाएगी, जिसमें डिफेक्ट्स विजन का जो करेक्शन होता है, कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा लेंस यूज किया जाता है, कितनी फोकल लेंथ होनी चाहिए उसकी दी हो। तो ये सब का जो है आपको एक कंप्लीट न्यूमेरिकल का सेशन मिलेगा, एक वीडियो आपकी कंप्लीट न्यूमेरिकल की होगी। इसीलिए हमने न्यूमेरिकल को नहीं लिया है। हम पढ़े थे डिफेक्ट ऑफ विजन कल की क्लास में, यानी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था डिफेक्ट ऑफ विजन, दृष्टिदोष। दृष्टिदोष में दो दृष्टिदोष इम्पोर्टेंट थे, उन दोनों दृष्टिदोष को मैंने बता दिया है। एक निकट दृष्टिदोष और एक दूर दृष्टिदोष। एक होता है नियर साइटनेस और एक होता है फार साइटनेस। तो नियर साइटनेस और फार साइटनेस, यह दोनों दोष आपके इम्पोर्टेंट थे। इससे क्वेश्चन अगर बनता है ह्यूमन आई से तो ये इन्हीं दोनों से बनता है। इनके दोष की डिफाइन करने के लिए, इस डिफेक्ट को डिफाइन करने की पूछ सकता है, और पूछ सकता है रीजन क्या है इसके होने का। दूसरा पूछ सकता है करेक्शन कैसे किया जाएगा। अगर ये किसी ह्यूमन में है ये डिफेक्ट, तो इसका हम करेक्शन कैसे करते हैं ये बताएगा। दो डिफेक्ट और रह गया है जो हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो आज की कक्षा में हमको क्या पढ़ना है? डिफेक्ट्स ऑफ विजन, दृष्टिदोष। दृष्टिदोष दो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। पिछला जो दृष्टिदोष था वह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो हम आज तो केवल प्रिज्म पढ़ लेंगे कि प्रिज्म क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, और इसका रिफ्रैक्शन वाला पार्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ड्यूरेशन लंबी नहीं होनी चाहिए वीडियो की। लंबी वीडियो की ड्यूरेशन होती है तो आप भी अपनाने लगते होंगे कि भाई कितनी देर तक चलेगी क्लास अभी, तो इसलिए बहुत ड्यूरेशन नहीं होनी चाहिए, और हम धीरे धीरे सिलेबस को कवर करते रहेंगे तो इससे प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। तो आज की क्लास में हम यही पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले दो जो डिफेक्ट बचे हुए थे, एक था जरा दूरदर्शिता, या इसी को बोलते हैं जरा दृष्टिदोष। इंग्लिश में कहते हैं प्रेस बायोपिया। देखिए, प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टिदोष क्या होता है? तो जरा दृष्टिदोष में किसी भी व्यक्ति को ना तो दूर की वस्तुएं दिखाई देती है और ना ही नज़दीक की वस्तुएं। इसका मतलब यह जो आदमी होता है, इस दोष से जो पीड़ित ह्यूमन होता है, वह किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता, ना दूर की देख सकता और ना नज़दीक की देख सकता। दोनों विजन उसका खराब हो सकता है, यानी उसका इन्फिनिटी पॉइंट भी पहले आ जाता है और उसका लीस्ट पॉइंट, उसका जो न्यूनतम दूरी है वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है या घट जाती है, ये भी होता है। इसका दोनों पॉइंट क्लियर नहीं होता है, तो इसको हम बोलते हैं जरा दृष्टिदोष। तो यहाँ लिखा गया, इस दोष से पीड़ित मनुष्य को ना तो दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है और ना ही पास की वस्तुएं। यानी इस दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होगा, ना तो उसको दूर की दिखाई देंगी और ना ही पास की। इसका मतलब ना फार ऑब्जेक्ट क्लियरली इमेज फॉर्मेशन होगा उसके रेटिना पे, और ना नियर ऑब्जेक्ट का एक क्लियरली इमेज फॉर्मेशन होगा उसके रेटिना पे। ठीक है,
अब देखिए ये दोष होता क्यों है, तो बात याद रहे कि ये दोष 90% या 99% जो ओल्ड ह्यूमन होते हैं, जो बूढ़े आदमी होते हैं, उनमें होता है। बूढ़े आदमी में क्यों होता है? क्योंकि उनकी जो सिलेरी मसल्स होती है, उनकी जो सिलेरी पेशियां होती हैं, उनमें लचकपन कम हो जाता है। जब उसमें लचकपन कम हो जाएगा तो लेंस की पोजीशन प्रकाश के स्रोत के अनुसार, लाइट के सोर्स के अनुसार पोजीशन फिक्स नहीं हो पाएगी, नेत्र की समंजन क्षमता सही से, पावर ऑफ एकोमोडेशन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण यह जो है नियर ऑब्जेक्ट को भी नहीं देख पाएगा और फार ऑब्जेक्ट को भी नहीं देख पाएगा। तो यहाँ लिखा गया है यह दोष मुख्यतः वृद्धावस्था में होता है। यह दोष में मतलब इस दोष में, यहाँ लिखेंगे इस दोष में, यह दोष में नहीं रहेगा, इस दोष में लेंस अथवा सिलेरी पेशियों में लचक कम हो जाने के कारण उत्पन्न होता है। यानी यह दोष लिखेंगे, ठीक है, यह दोष लेंस में, यह दोष लेंस में, ठीक है, यहाँ यह लिखा हुआ सही था तो इस सेंटेंस को सही करिए। यह दोष लेंस अथवा सिलेरी पेशियों, ठीक है, मतलब सिलेरी मसल्स में लचक कम हो जाने के कारण उत्पन्न होता है। देखिए अब दूर कैसे किया जाएगा, क्योंकि दोनों डिफेक्ट इसमें है, नियर का भी है, फार का भी है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें दोनों लेंस लगाए जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ इस दोष को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाएगा। ऊपर की तरफ जो लेंस लगेगा वह लगेगा कॉनकेव, वह मैनेज करेगा, कॉनकेव वाला जो मैनेज करेगा वो आपके दूर की इमेज को क्या करेगा, पहले बनाएगा, दूर की इमेज जो होगी। और जो नीचे लेंस लगेगा, नीचे वो लगेगा कॉन्वेक्स, यानी दो लेंस लगेंगे, एक ऊपर भाग पे लगेंगे, एक नीचे भाग पे लगेंगे। ऊपर जो लगेगा वो कॉनकेव होगा, नीचे जो लगेगा वो कॉन्वेक्स होगा। नीचे जो लेंस लगा होगा वो नियर पॉइंट को देखेगा, ऊपर जो लगेगा उसको वो फार पॉइंट को मैनेज करेगा। तो यहाँ पर इस दोष को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। द्विफोकसी लेंस जो होते हैं, जिसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों फोकस के लेंस हों, उनका इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा एक और होता है जिसको हम बोलते हैं दृष्टि वैमय या अबिंदुकता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्टिमिज्म, ठीक है। तो अब ये अबिंदुकता क्या होता है, तो अबिंदुकता का मतलब ये है कि इसमें जो है किसी भी दूरी पर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए, उसको वह दो कंडीशन में साफ नहीं दिखाई देगी, एक क्षैतिज हो और एक वर्टिकल हो। क्षैतिज वाली वर्टिकल में नहीं देख पाएगा, वर्टिकल वाली क्षैतिज में नहीं देख पाएगा। यानी लाइनिंग जैसे बनी होती है ना, कुछ लोग होते हैं लाइनिंग नहीं पहचान पाते हैं कि ये क्षैतिज है कि वर्टिकल है। कुछ लोग होते हैं जो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों को पहचान नहीं पाते हैं, यानी वर्टिकल और हॉरिजेंटल, मतलब ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, यानी ऐसे हो और ऐसे हो, ऐसे ऐसे, ठीक है। वो ये नहीं पहचान पाते हैं कि जो लाइनिंग बनी है वो वर्टिकल है कि हॉरिजेंटल है, ये नहीं पहचान पाते हैं। किसी भी दूरी पर हो, किसी भी आप डिस्टेंस पे रखे हो, पास में ही उनके रखे हो, तो ये नहीं पहचान पाएंगे लाइनिंग जो बनी है वो वर्टिकल है कि लाइनिंग जो बनी है वो हॉरिजेंटल है। मतलब लाइनिंग को वो वर्टिकल नहीं पहचान पाते और लाइनिंग को वो हॉरिजेंटल नहीं पहचान पाते, तो उसको बोलते हैं अबिंदुकता। अब देखिए, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को किसी दूरी पर रखी वस्तु या तो क्षैतिज दिशा में या ऊर्ध्व दिशा में धुंधली दिखाई देती है, वो ये नहीं पहचान पाएंगे। क्षैतिज दिशा में रखी रहेगी तो भी नहीं पहचान पाएंगे, और इसके जो है ऊर्ध्वाधर दिशा में रखी रहेगी तो भी नहीं पहचान पाएंगे। क्षैतिज दिशा है और ये ऊर्ध्वाधर दिशा, ठीक है। अब ये होने का कारण क्या है, याद रहे इस दोष का मुख्य कारण कार्निया का पूर्णतः गोलीय ना होना। आपकी जो कार्निया होती है वो पूर्णतः गोलीय होती है। अगर इसमें लंबापन आ गया, तो लंबापन आने की वजह से यह जो है वह वर्टिकल पोजीशन और हॉरिजॉन्टल पोजीशन को डिफाइन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के दोष को दूर करना है तो हम लगाएंगे बेलनाकार लेंस।
कौन सा लेंस याद रहे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बेलनाकार लेंस। दृष्टिवैम्य या अबिंदुकता अगर किसी ह्यूमन में हुआ है तो हम लगाते हैं बेलनाकार। क्या लगाते हैं? बेलनाकार। पिछले लेक्चर में मैंने एक और दोस्त की बात की थी जिसको कहते हैं वर्दांता, कलर ब्लाइंडनेस। वर्दांता क्या होती है, कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है? देखो यहाँ नाम ही इसका है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब है वो कलर में डिफर नहीं कर पाएगा, कलर में डिफर नहीं कर पाएगा, कलर में डिफरेंस नहीं कर पाएगा, वो कलर नहीं पहचान पाएगा, तो उसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। और याद रहे कलर ब्लाइंडनेस का जो डिफेक्ट होता है किसी भी विजन में वो जन्मजात होता है, वो पैदावार होता है, जन्मजात होता है, पैदा होते ही उसके होता है, और इसका कोई भी करेक्शन नहीं है। वर्धनता का कोई करेक्शन नहीं है, ठीक है। हाँ, वो ऑटोमेटिक सही हो जाए बात अलग है बड़े होने पे, लेकिन उसका कोई करेक्शन नहीं है, कोई लेंस से नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो वर्धनता भी याद रखिएगा। देखिए ये टॉपिक आप इसको जरूर नोट कर लें। इसके बाद मैं आप बताने वाला हूँ प्रिज्म क्या होता है। आप चित्र में देख रहे होंगे यहाँ प्रिज्म बना हुआ है, ठीक है। ये जो चित्र बना हुआ है ये रियल का एक प्रिज्म है। ये प्रिज्म ऐसा होता है, आकृति प्रिज्म की ऐसी होती है, लेकिन हम पढ़ने के लिए प्रिज्म को ऐसे बनाते हैं। बार बार स्ट्रक्चर ये बनाएंगे, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसका मेन पृष्ठ यही होता है, जो रिफ्रैक्शन होगा वो इसी से होगा, रिफ्रैक्शन इसी से होगा, इसी पृष्ठ से होगा, इस पृष्ठ से नहीं होगा। तो इसलिए हमें केवल रिफ्रैक्शन नहीं पढ़ना होता, तो इसीलिए हम केवल इसी पृष्ठ को बनाते हैं। आप इस चीज़ को नोट कर लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगली हेडिंग आपकी होगी प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या होता है, आप इसमें चित्र में देख रहे होंगे प्रिज्म, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, और देख रहे होंगे कि ये जो है आपका पॉलीगन एक होगा, ठीक है, यानी एक बहुफलकीय होता है। बहुफलकीय मतलब पॉलीगन कोर का होता है ये, इसमें बहुत से कोर होते हैं, ठीक है, पॉलीगन कोर का बना होता है। तो आप एक लाइन यहाँ से बता सकते हैं कि प्रिज्म जो है एक बहुफलकीय आकृति होती है। प्रिज्म की जो आकृति होती है वो बहुफलकीय होती है, ठीक है। कैसी होती है? बहुफलकीय, ठीक। तो ये आपकी हेडिंग होगी प्रिज्म। याद रहे इसको इंग्लिश में भी प्रिज्म कहते हैं और हिंदी में भी प्रिज्म ही कहते हैं, PRISM। बच्चों प्रिज्म क्या होता है इस चीज़ को जरूर याद रखिए। तो हम कहेंगे सर प्रिज्म वह बहुफलकीय आकृति होती है, वह बहुफलकीय आकृति होती है जिसके सिरों की फलकें समांतर, सिरों की फलकें, देखिए ये फलकें आपको समांतर दिख रही होंगी, ये लाइनें देखिए आप, ये समांतर और सर्वांगसम भी होती हैं। तो सिरों की फलकें समांतर और सर्वांगसम होती हैं, और शेष जो फलकें होती हैं जो इसके आधार पे और इसके ऊपर जो होती है, शेष फलकें इसकी जो होती हैं ये त्रिभुजाकार होती हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये फलकें इसकी त्रिभुजाकार होती हैं। तो याद रहे कि सर्वांगसम होती है और इसकी जो ऊपर की और नीचे की फलक दिख रही है ये त्रिभुजाकार होती है, और इसकी दो फलकें आपको दिख रही होंगी जो समांतर चतुर्भुजाकार होती हैं। ये देखिए जहाँ हाथ चल रहा है, ये देखिए यह क्या आपकी है, यह आपकी समांतर चतुर्भुजाकार है, ठीक है। मैं इसको अलग कलर के मार्कर से हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये देखिए ये आपकी क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये जो है आपका, ये भी फलक इसमें होती है। इसी तरह से इधर वाला, ये वाला आप देख रहे होंगे, ये वाला इसी तरह से सेम ये देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये समांतर चतुर्भुज होती है। तो समांतर चतुर्भुज भी होता है, और उसके बाद जो है ये सर्वांगसम भी, समांतर और सर्वांगसम भी आपस में होती है, और आधार की और ऊपर की जो फलक होती है ये त्रिभुजाकार भी होती है, ठीक है। तो जिसके पार्श्वर की फलकें आयताकार हो, जैसे ये आयताकार पर आपको दिख रहा होगा, ये पूरा आपको आयताकार दिख रहा होता है, तो जिसकी पार्श्वर फलकें आयताकार हो और ऊपर की फलकें जो है या और शेष फलकें जो है वो त्रिभुजाकार हो, उसको हम कहते हैं त्रिकोणीय प्रिज्म। क्या कहते हैं? त्रिकोणीय प्रिज्म। तो प्रिज्म में त्रिकोणीय प्रिज्म जो इस्तेमाल किया जाएगा, त्रिकोणीय प्रिज्म जो होगा वह हमेशा जो है वह हमेशा प्रकाशिकी में इस्तेमाल किया जाएगा। उसी से हम जो है हमेशा प्रकाश के रिफ्रैक्शन की घटना को देखेंगे। तो प्रिज्म के बारे में आप नोट कर लीजिए कि प्रिज्म वह बहुफलकीय, प्रिज्म वह बहुफलकीय
बहुफलकी आकृति होती है, बहुफलकी आकृति होती है जिसके सिरों की फलकें, आप इसमें देख रहे होंगे सिरों की फलकें, जिसके सिरों की फलकें यानी जो कार्नर होते हैं उस कार्नर के, ठीक है, कोर लिख देंगे हम यहाँ पे, ठीक है, सिरों की फलकें समांतर तथा सर्वांगसम होती हैं, ठीक है। सिरों की फलकें जो है वो सर्वांगसम होती हैं। अब याद रहे हम यहाँ से लिखेंगे कि हमारा जो प्रिज्म है जो हम स्टडी करेंगे वो त्रिकोणीय प्रिज्म होता है। तो त्रिकोणीय प्रिज्म क्या होता है इसको भी नोट कर लीजिए। अभी बताया गया कि ऐसी ही ऐसा प्रिज्म, ठीक है, जिसकी पार्श्वर फलकें आयताकार हो और शेष फलकें क्या हो, शेष फलकें क्या हो, त्रिभुजाकार हो, तो इसको क्या बोलते हैं, त्रिकोणीय प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, ऐसे प्रिज्म को जिसकी पार्श्वर फलकें आयताकार तथा सिरों के लंबवत हो, ये सिरों के लंबवत दिख रहे होंगे, सिरों के लंबवत हों, ठीक है, लंब प्रिज्म कहते हैं। और अगर एक इसका लंब जो है वो त्रिकोणीय हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, त्रिकोणीय प्रिज्म, लंब प्रिज्म कहते हैं। अब इसी में ऐसे लंब, जो ये लंब प्रिज्म आपको दिख रहे हैं, ऐसे लंब प्रिज्म जिसके एक सिरा त्रिभुजाकार हो उसको क्या कहते हैं, त्रिकोणीय प्रिज्म। तो यहाँ लिखेंगे ऐसे, ठीक है, लंब प्रिज्म को, ऐसे लंब प्रिज्म को जिसके सिरे त्रिभुज होते हैं, जिसके सिरे त्रिभुज होते हैं। ये देखिए, एक सिरा ये दिख रहा होगा आपको और एक नीचे से दिख रहा होगा ये, ठीक है, सिरे त्रिभुज होते हैं, क्या कहलाते हैं, त्रिकोणीय प्रिज्म कहलाते हैं। त्रिकोणीय प्रिज्म कहलाते हैं। और त्रिकोणीय प्रिज्म ही हमारे जो प्रकाशिकी का सिलेबस है उसी में इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर शॉर्ट में डिफिनेशन लिखनी है अथवा एक शॉर्ट डिफिनेशन भी लिख दीजिए। क्या लिखेंगे भाई, इसके हिसाब से कहेंगे तीन भुजाओं से घिरे, या घिरी लिख देंगे, घिरी पारदर्शी माध्यम को, कांच या पारदर्शी भी लिख सकते हैं, ठीक है, पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। ये सबसे सही डिफिनेशन, छोटी वाली डिफिनेशन बन गई, ठीक है। तो तीन भुजाओं से घिरी पारदर्शी माध्यम को, पारदर्शी माध्यम की आकृति को, ठीक है, यहाँ एक वर्ड बना लीजिएगा, कि आकृति को प्रिज्म कहते हैं, ठीक। अब आपको दिख रहा होगा, ध्यान दीजिएगा,
जब भी प्रिज्म हम बनाएंगे तो इसका जो ऊपर का एंगल होगा, ठीक है, यह एंगल जो होगा इसको क्या बोलेंगे, प्रिज्म एंगल या अपवर्तक एंगल, रिफ्रैक्टिव एंगल या प्रिज्म एंगल, ठीक है। तो ध्यान रहे यह सतह आपको दिख रही होगी, यह अपवर्तक पृष्ठ है, यहाँ से अपवर्तन होगा और बना किसका होता है भाई, कांच या अन्य कोई पारदर्शी माध्यम हो। और ये जो एंगल दिख रहा है इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तक एंगल या प्रिज्म एंगल, ठीक है। बाकी आपको डिटेल्स बताया जाएगा प्रिज्म एंगल के बारे में जब ये आएगा, निकालने की कंडीशन इसमें, यहाँ प्रिज्म एंगल में निकालने की एक सूत्र मिलता है, उसको भी बताया जाएगा। तो ये याद रहे कि प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म की आकृति कैसे दिखती है, ठीक है, और इसमें हर एक चीज़ को हम देख लेंगे। अब जैसे इसमें अपवर्तक पृष्ठ अगर पूछे कि अपवर्तक पृष्ठ क्या है, तो आप इसको क्या बताएंगे अपवर्तक पृष्ठ को, हाँ, यानी जो आयताकार फलक होती है, प्रिज्म की जो आयताकार फलक होती है उसको क्या बोलते हैं, अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, हाँ, उसको क्या कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ। और यहीं से क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो आप लिख सकते हैं अपवर्तक पृष्ठ में अपवर्तक पृष्ठ। तो अपवर्तक पृष्ठ क्या होते हैं भाई, लिखिएगा यहाँ पे, आयताकार पृष्ठ, आयताकार पृष्ठ जिससे प्रकाश का अपवर्तन होता है, अपवर्तन होता है, क्या कहलाते हैं, अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं, अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है या कहलाता है, ठीक है, अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है, ठीक। तो अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है इसको आप नोट करिए। और इसके कोर को क्या कहते हैं, अपवर्तक कोर कहते हैं। ये कोर आपकी क्या है, अपवर्तक कोर है, ठीक है। अब देख रहे होंगे आप ध्यान से, तो यहाँ जो अपवर्तक पृष्ठ के जो ये एंगल बना है, ये वाला एंगल, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रिज्म एंगल। क्या बोलते हैं, प्रिज्म एंगल, ठीक है। तो ये आपकी अपवर्तक कोर है, ये अपवर्तक कोर है और यही अपवर्तक पृष्ठ है। तो यहाँ लिख देंगे हम कि अपवर्तक पृष्ठ के बीच जो बना एंगल होता है उसको क्या कहते हैं, अपवर्तक कोर और अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक कोर और अपवर्तक पृष्ठ के बीच बना एंगल होता है उसको क्या कहते हैं, प्रिज्म एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिज्म एंगल कहते हैं, ठीक है। तो प्रिज्म एंगल की डेफिनेशन भी नोट कर सकते हैं, प्रिज्म कोण किसे कहते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो प्रिज्म कोण किसे कहते हैं ये याद रहे, प्रिज्म कोण या प्रिज्म एंगल, ठीक है। क्या लिखेंगे भाई, अपवर्तक कोण तथा अपवर्तक पृष्ठ के बीच के कोण को अपवर्तक कोण तथा अपवर्तक पृष्ठ के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ए से प्रदर्शित करते हैं। तो ये प्रिज्म के बारे में आप टोटल जानकारी देख लिए कि प्रिज्म क्या होता है और प्रिज्म की संरचना कैसी होती है। ये प्रिज्म है आपका, और हम जब पढ़ेंगे तो प्रिज्म को ऐसा बना के पढ़ेंगे जैसे यहाँ बनाया गया है, ठीक है, ऐसा बना के पढ़ेंगे। और इसका ये जो कोण होगा इसी को हम क्या मानेंगे, ये प्रिज्म एंगल होगा, ठीक है। और यही प्रिज्म एंगल है भी, आप देख रहे होंगे, यही आपका प्रिज्म एंगल है भी, ठीक है। तो इसी को हम प्रिज्म एंगल मान के पढ़ेंगे और इसी से हमें प्रकाश किरण इसी पे पड़ेगी और इसी से जो है आगे विचलित होगी, या इसी से वर्ड विक्षेपण भी होगा, और इसी से क्या होगा, जो डेविएशन होता है। जैसे ये प्रिज्म है, ये आपका प्रिज्म है, और यहाँ से कोई प्रकाश किरण जा रही है, यहाँ माध्यम चेंज होगा तो यहाँ हम क्या डालेंगे, नॉर्मल डालेंगे, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा,
ये ऐसे निकलेगी, ठीक है। फिर यहाँ भी इसका रिफ्रैक्शन होगा तो फिर ऐसे निकलेगी। तो यह किरण आपकी आपतित किरण हो गई और यह किरण आपकी क्या हो गई, निर्गत किरण हो गई, और ये क्या हो गई, यह अपवर्तित किरण हो गई। तो इस तरह से हम जब पूरा आएगा तो बताएंगे, जब रिफ्रैक्शन पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होता है। आज के लिए बस इतना ही, और अब हम नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें आपको रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, यानी प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, लाइट का रिफ्रैक्शन प्रिज्म से कैसे होता है, पूरी घटना आपको दिखाई जाएगी। और एंगल ऑफ डेविएशन और प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ डेविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म के बीच में क्या रिलेशन होता है, इसको भी बताया जाएगा। फार्मूला एक उसमें बताया जाएगा। तो ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू, धन्यवाद।